आज की हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड अ जीपी। फाइंड अ जीपी, हमें जीपी निकालनी है who for which the sum of first two terms is -4. First two term is -4 and the fifth term is 4 times, and fifth term is 4 times the third term. हमें जीपी निकालनी है जिसका सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अब देखो हम सिस्टमेटिक करते हुए जाते हैं इसको। उसने बोला द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब a प्लस ए आर ना दिस इक्वल टू माइनस। ये तो हमारी पहली क्वेश्चन हो, a प्लस ए आर इक्वल टू माइनस। और उसने बोला है कि द फिफ्थ टर्म कितनी होगी, ए आर की पावर 4 इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म कितना होगा, ए आर। The fifth term is equal to 4 times the third term. Fifth term 4 times the third term. अब इसको सोल्व कर लो बेटा, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। और जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो a से a कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया। तो बेटा यहां से r का वैल्यू +-2 आ गया। द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू +-2। अब एक एक करके लेते हैं। जब r की वैल्यू 2 है, व्हेन r इक्वल टू 2, तो देखो ये हो गया a + 2 है, तो ये आ गया 3a इक्वल टू -2। तो यहां से a का वैल्यू आ गया -4/3। तो बेटा जीपी हो गई आपकी, फर्स्ट टर्म है -4/3, आर ए 2 से 8 मल्टीप्लाई करो -8/3 -16/3 एंड सो। ये तो पहले केस में आपकी जीपी आ गई। फर्स्ट टर्म आया हमारा -4/3, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8/3, देन -16/3 एंड सो। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि आर की वैल्यू -2 है, इधर लिख देता हूँ, व्हेन आर इक्वल टू -2, तो -2 रखो देखो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, तो a -2 है, तो -a इक्वल टू -4, तो a का वैल्यू 4 आ गया। तो हमारी जीपी आ गई, पहला टर्म 4 है, -2 से मल्टीप्लाई करो -8, 16 -32 एंड सो। तो ये हमारी जीपी आ गई। इसका मतलब जब हमारी आर की वैल्यू 2 आएगी तो हमारी जो जीपी नीचे निकल रही है वैसा आएगा, और जब आर की वैल्यू -2 होगी तो वो जीपी ऊपर लिखी हुई है इस तरह की। ये समझ में आया सबको? बेटा इस प्रॉब्लम में किसी को दिक्कत है? हार्सिल कोई दिक्कत है? भाई किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी आज के लेक्चर की, जिसमें आपको गिवन था कि द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म -4 था, एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स। सेकंड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं आज के लेक्चर की। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी निकालना है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। डिटरमाइन the number of terms in GP given है आपको फर्स्ट टर्म A1, लास्ट टर्म 96 and SN 189। ये कुछ टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। देखो A1 लास्ट टर्म गिवन है ए आर की पावर n-1 इक्वल टू 96, और ए है हमारा 3।
तो ये आपका r की पावर n माइनस 1 की वैल्यू आ गई आपकी 96/3। अब मुझे सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 189, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू 189/3, ये आ गया 63। ये वैल्यू आपकी 63 आ गई। अब देखो यहां पर थोड़ा सा एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, r की पावर n माइनस 1, r की पावर n माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ r की पावर n अपॉन r। तो यहां से r की पावर n की वैल्यू रख दो आप 96/3n। अच्छा ये 3 से कैंसिल हो रहा है, सॉरी। तो ये आ गया आपका 32r। ये ट्रिक है इसके अंदर, r की पावर n की वैल्यू 32r। अब ये r की पावर n की वैल्यू रख दो भाई 32r। 32r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 63। 32r माइनस 1 63r माइनस 63, तो ये आ गया आपका 31r इक्वल टू 62। तो r की वैल्यू आ गई हमारी 2, r की वैल्यू 2 आ गई। अभी मैं दोबारा समझा दूंगा। अब r की वैल्यू 2 आ गई, तो ये हो गया आपका 2 की पावर n इक्वल टू 64, इसमें रख दीजिए। तो 64 होता है 2 की पावर 6, तो n इक्वल टू हमारे कितनी टर्म्स आ गई, 6 टर्म्स। अच्छी प्रॉब्लम है, दोबारा समझेंगे अभी, ठीक है। किसी को कॉपी करना है तो कर सकता है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, आपको फर्स्ट टर्म गिवन था 3, nth टर्म मतलब a r की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 96। 3 से कैंसिल हो गया तो r की पावर n माइनस 1 32 हो गया। और इसमें यही ट्रिक है कि आपको r की पावर n माइनस 1 को लिखना पड़ेगा r की पावर n अपॉन r इक्वल टू 32। तो r की पावर n की वैल्यू आ गई आपकी 32r, r की पावर n की वैल्यू आ गई 32r। अब मैंने यहाँ पर रख दिया सम ऑफ n टर्म्स, a 3 है, ये 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 63 आ गया। r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस, r की पावर n की वैल्यू 32r, सोल्व किया तो r की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ रख दो r की वैल्यू 2। अब r की वैल्यू 2 इसमें रख दीजिए, r की पावर n इक्वल टू 32r। जैसे हमने सोल्व किया तो n का वैल्यू हमारा 6 आ गया। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज 6। वैसे तो ऑप्शन से हो जाएगा, वहां पर ऑप्शन से कैसे होगा, जब आप वैल्यू रखोगे n की वैल्यू रखते जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ आंसर यही है। तो लेकिन मेथड करने का तरीका ये है इसका। क्लियर है ये प्रॉब्लम? अच्छी प्रॉब्लम है। इस तरह से r की पावर n की वैल्यू निकालूंगा। दोबारा बताना है, दोबारा बताना है कि बेटा किसी को, चलिए अगली प्रॉब्लम पर मूव करते हैं अपन। Now question number 3, how many terms of GP? How many terms of GP? GP है आपके पास 1 plus 4 plus 16 plus so on will make the sum 5461। हमें ये पूछा है कि कितनी टर्म का सम 5461 हो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी विल मेक द सम 5461? देखिए फर्स्ट टर्म है हमारी 1, कॉमन रेशियो आ गया 4/1। एसएन ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 5461। ए का वैल्यू 1 है ही, r 4 की पावर n माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल टू 5461।
तो 4 की पावर n माइनस 1, 5461 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करो, 5461 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 1 3, 16383। तो 4 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 16383। तो 4 की पावर n हो गया 16384। अब 4 की पावर करते जाओ, कितनी पावर पर आपको मिलेगा, 7 पावर पे मिलेगा, तो n इक्वल टू 7 आ गया। इसका मतलब कितनी टर्म्स ऑफ जीपी है ये, 7 टर्म्स ऑफ जीपी विल मेक द सम 5461। तो इसमें 7 टर्म ऑफ जीपी पर आपका 5461 मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को बेटा, इस प्रॉब्लम में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद ये बोल रहा है कि इफ द फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और जनरली पूछी जाती है, वेरी बहुत इजी है। सम ऑफ n टर्म्स 7 + 7 7 + 777। मेथड से सोल्व नहीं करना है अप टू n टर्म्स। ए 7/9 10 की पावर n + 1 -10 -7/9। अब इसमें आपको क्या करना है, n की वैल्यू 1 रख के देख लीजिए। n की वैल्यू 1 पर आपका वैल्यू 77 आ जाए, 7 आ जाना चाहिए पहले टर्म। तो देखो एक पे पहले एक को चेक कर लेते हैं। 1 रखा तो 10 की पावर 200 हो गया, 7/9 हो गया 90, ये हो गया 70 -7/9, बिल्कुल नहीं आएगा 7। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, 7/9 10 की पावर n + 1 -10 + 7n/9। ये आ रहा 70 + 7/9, ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। आपका 7 आना चाहिए वैल्यू रखना। तीसरा ऑप्शन है 7/81 10 की पावर n + 1 -10 -7n/9। वैल्यू रख रहा हूँ भाई 7/81 इंटू आपका 10 × 1 90 आ गया, तो ये हो गया 9 10 9 70/9 -7/9 63/9 7, बिल्कुल सही है। सो आंसर इज सी। आपको बस सिर्फ इतना सा काम करना है, जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो चारों ऑप्शन में n = 1 रख के देखना, जिससे n = 1 रखने पर 7 आ जाए तो वही आंसर है। आपको मेथड से सोल्व नहीं करना है, मेथड आपके मैथ्स वाले सब जानते हैं, बहुत लेंथी मेथड है और इस तरह की प्रॉब्लम को कभी मेथड से सोल्व नहीं करते। आपको n की वैल्यू रखते हुए जाना है। तो n का वैल्यू 1 रखने पर इसका आंसर आ गया 7, सी ऑप्शन। तो आंसर इज सी, तो इसका आंसर सी हो गया। सो आंसर इज सी। समझ में आया क्या किया हमने भाई, n का वैल्यू 1 रखा, 1 रखने पर जिससे 7 मिल जाएगा वही आंसर है। अभी एक और करवा रहा हूं, सोल्व नहीं करना है बिल्कुल भी। किसी ने बोला सर मुझे तो आता है सोल्व करना, लेकिन तो भी नहीं करना। सोल्व करने में 5-7 मिनट लगेंगे। पहले 7 कॉमन लोगे, याद करो मैथमेटिक्स वालों, पहले 7 कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 9 करेंगे, फिर 9 को 10 - 1 10 स्क्वायर -1, मतलब बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया आपका। एक और करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। तो जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो n = 1 रख के देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, the sum of the series 0.5 0.55 0.555 n + 1, ये सम ऑफ सीरीज निकालनी है मुझे। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन 5n/9 प्लस
5/9 1 माइनस 0.1 की पावर है। अब मैं ट्रिक बताता हूँ, प्लस आएगा तो कभी आंसर ही नहीं आएगा, और रख के देख लेना, नहीं आएगा इसमें आंसर, प्लस में नहीं आएगा, बीच में माइनस आना चाहिए। तो 5/9 मैंने n इक्वल टू 1 रखा, 5/9 1 माइनस 0.1 0.9, तो ये आ गया 0.1, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आ गया 5/9 प्लस 50/9, और सॉरी 5/9 10, पॉसिबल ही नहीं है, 0.5 आएगा नहीं। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है 5n/9 माइनस 5/81 1 माइनस 0.1 की पावर है, माइनस आ रहा है और 81 भी आ रहा है, यही आंसर है बेटा 100%। ये 1 माइनस 0.1 0.9, ये 10 9 5/90, एलसीएम ले लिया 90, 50 माइनस 5 45/90 0.5, तो इसका आंसर बी ऑप्शन 0.5 रखना, n इक्वल टू 1 ही है, जैसे n इक्वल टू 1 रखा तो आपका आंसर 0.5 है, ये इसका सॉल्यूशन। अगेन मैंने क्या बोला, n इक्वल टू 1 रखना है, n इक्वल टू 1 रखते ही आपका आंसर आ जाएगा, ये n इक्वल टू 1 रखने पर आपका आंसर है। क्लियर? तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम ऐसे सोल्व होगी। फिर एक और जनरल प्रॉब्लम लेते हैं अपन, एक और जनरल प्रॉब्लम लेते हैं। If S1, S2, S3 respectively the n 2n 3n terms of GP, 3n terms of GP, then S1 multiplied by S2 plus S3 is equal to, पहला ऑप्शन S1 S2, दूसरा ऑप्शन S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। फिर जनरल प्रॉब्लम आ गई n 2n 3n, तो मैं तीन टर्म ले लेता हूँ कोई सी भी जीपी, 1 2 4, S1 1, S2 1 plus 2 3, S3 1 plus 2 plus 4 7, S1 S2 plus S3 1, S2 है 3 plus 7 10 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि 10 किससे आ रहा है, S1 इंटू S2, 1 इंटू 3 गलत, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 गलत, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 10 सही गलत, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी ऑप्शन। भाई मैंने क्या बोला, तीन टर्म ले ली मैंने, तीन टर्म कौन सी ले ली जीपी में, 1 to 4, तो S1 हो गया एक टर्म का सम मतलब 1, S2 हो गया दो टर्म का सम 1 plus 2 3 हो गया, और S3 हो गया 1 plus 2 plus 4 7 हो गया। अब मुझे निकालना है S1 ब्रैकेट में S2 plus S3, उसको निकाल रहा हूं तो 10 आ रहा है, 10 किससे आ रहा है, हमारा सी ऑप्शन से, तो आपका आंसर हो गया S1 स्क्वायर प्लस S2। समझ में आया, समझ में आया, जनरल प्रॉब्लम है बिल्कुल, और जनरल प्रॉब्लम ऐसे ही सोल्व करनी है, मेथड से कभी सोल्व नहीं करना, मेथड से करोगे तो कभी आंसर नहीं आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट। सर ये n2n 3n क्या है फिर? बेटा n का मतलब है एक टर्म, मैंने जैसे n आपके हिसाब से कोई सी भी टर्म ले लो, जैसे एक टर्म ले रहे हो, दो टर्म ले रहे हो, तीन टर्म ले रहे हो, जैसे n आपने लिया फर्स्ट 3 टर्म का सम, तो बेटा फिर आपको 9 टर्म लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2n हो गया 6 टर्म का सम और 3n हो गया 9 टर्म का सम, 9 टर्म का सम। आई बात समझ? यस सर। अब जैसे मैं 3 टर्म ले रहा हूं तो Sn हो गया, S1 हो गया आपका एक टर्म का सम, S2 हो गया डबल 2 टर्म का सम, और S3 हो गया 3 टर्म का सम, बस
जितनी ज्यादा टर्म लोगे, जैसे आपने n की वैल्यू 4 हो गई तो फिर 12 टर्म लेनी पड़ेगी बेटा, फिर तो और ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ 3 टर्म ली। और मैं कुछ इनफाइनाइट जीपी पे प्रॉब्लम करवा रहा हूं तुम्हें, इनफाइनाइट जीपी। The first term of GP is 2. The first term of GP is 2. And the sum of infinity is 6. And sum of infinity is 6. Find out. तो हमें R की वैल्यू निकालनी, तो इजी है। फर्स्ट टर्म जीपी की 2 है, देखो इधर बटा सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r, ये आ गया 6 और a की वैल्यू 2 है, तो चाहो तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। r की वैल्यू आ गई भाई 2/3, बस ये निकालना था, r आ गया हमारा 2/3। ये तो इससे इजी तो प्रॉब्लम मिल ही नहीं सकता, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। तो वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 2/3। इसमें कोई डाउट किसी को, r का वैल्यू 2/3 है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम है नेक्स्ट वाली। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, the first term of GP exceeds the second term by 2, the second term by 2, and the sum of infinity is 50, and sum of infinity is 50. Find GP. तो हमें GP निकालनी है। अब देखो इसमें क्या बोला है कि द सम ऑफ फर्स्ट टर्म A exceed is second term by 2. The sum of first term exceed its second term by 2. मतलब फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म में AR है, तो सेकेंड टर्म से 2 ज्यादा है भाई फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया A माइनस AR, A कॉमन आ गया, तो 1 माइनस R की वैल्यू आ गई 2/, 1 माइनस R की वैल्यू 2/, आ गई। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मुझे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होता है a अपॉन 1 माइनस r, तो a हो गया आपका 50 1 माइनस r, 1 माइनस r की वैल्यू रख दो भाई इंटू 2/a, a स्क्वायर 100 आ गया, तो बेटा a का वैल्यू प्लस माइनस 10 आ गया, a का वैल्यू प्लस माइनस 10 आ गया, प्लस माइनस दोनों आएगा बेटा। अब देखो यदि a 10 है, if a equal to 10, तो 1 माइनस r इक्वल टू 2/10, 1/5, तो r आ गया बेटा 1 माइनस 1/5 हो गया 4/5, तो जीपी आ गई आपकी पहली टर्म 10, 10 को 4/5 से करो 8, 8 को 4/5 से करो 32/5 आंसर। ये तो पहली जीपी आ गई भाई, यदि a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10 पर r का वैल्यू 4/5 आ गया, तो हमारे जीपी फर्स्ट टर्म 10, 10 को 4/5 से किया तो 8, 8 को 4/5 से किया तो 32/5 आंसर। अब if a इक्वल टू माइनस 10, तो 1 माइनस r आ गया माइनस 1/5, तो r आ गया भैया आपका 6/5, तो अब आपकी जीपी हो गई -10, फिर
-10 को 6/5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? -10 को 6/5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? -12। और -10 को 6/5 से मल्टीप्लाई करो, -12। ये -12 को भी फिर 6/5 से मल्टीप्लाई करो, इस तरह से चलता जाएगा। एंड सो ये दूसरी जीपी आ गई, ये हमारी दूसरी जीपी आ गई। इस तरह से 2 जीपी है। तो ऑप्शन में कुछ ऐसा गिवन होगा, कोई भी एक जीपी गिवन होगा। ये प्रॉब्लम है। अब इसमें कोई डाउट किसी को? चलिए, -10, -12, -72/5 क्लियर है सिमोनी? ओ सिमोनी, यस सर। अक्षिता ने कॉपी चेक करवाई थी मैथ की, फिर उसके 2 क्वेश्चन जो सही है वो गलत कर रहे हैं। अभी उसने मुझे भेजा था। एमसीक्यू हैं? एमसीक्यू एक तो एमसीक्यू था और एक उसमें था। अब देखो वो भेज देंगे वापस से। मैंने तो बोला दोनों सही है, मैंने और भी चेक करवा लिया और उससे भी वो दोनों सही है, उसके गलत कर रहा है। हाँ 12th का। हाँ अनीसा, हाँ तुमने नहीं करवाई ना? नहीं। हाँ देखो अब दोनों, मतलब उसके उसने बोला मेरा एक ही गलत था, तो उसका एक ही गलत है, बाकी सब सही है। मतलब वो 2 क्वेश्चन में उसके एक एक मार्क काट रखा है। देखते हैं 97 थे ना उसके। हाँ हाँ तो उसके वो दोनों सही है। मैंने आगे भी चेक करवा लिया, वैसे मेरे को तो लग ही रहा था सही है, फिर मैंने आगे भी चेक करवा लिया तो सब सही है। चलो अच्छा। जो भी है। हाँ तेरे भी क्या, तेरे को मिस्टेक पता चली थी क्या? मेरे तो नहीं, मेरे को कंफ्यूजन थी, पर मिस्टेक तो ऐसे कुछ पता नहीं चली थी, पर 2 चलो मार्क्स तो कट रहे थे मेरे। हाँ लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है। चल हाँ हाँ भाई आ गए, मुझे भी उसी वक्त पता था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अनीसा को तो पता था ना, वो तो अनीसा का तो पता है मुझे, उसके तो क्या गलत हुआ वो पता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन सेटिस्फाई हैं, बस आगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट। The sum of terms of infinite GP is 15. The sum of terms of an infinite GP is 50. And the sum of square of these terms and sum of squares of these terms is 45. Find the common ratio. Find the common ratio. अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझना तुम, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ बेटा, सब ध्यान से समझना। भाई ऑप्शंस गिवन है आपको 3/2, -3/2, 2/3 और D1। तो बेटा ऐसे चेक में जैसे ये आंसर गिवन है,
तो बेटा ये तो मतलब आपके लिए बहुत इजी प्रॉब्लम हो गया। इसका आंसर तो दिमाग मतलब बिना सोल्व करे लगा सकते हो। बोलो क्या लगाओगे बिना सोल्व करे? 3/2 माइनस 3/2 2/3 1। देखिए किसको पता है इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? बोलो भाई बाकी लोग क्या आंसर लगाओगे इसका? बेटा हमेशा ध्यान रखना, यदि नहीं पता है आपको, जो भी इनफाइनाइट जीपी है उसमें आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। इनफाइनाइट जीपी में आर का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा, और केवल एक ही आंसर ऐसा है जो -1 और +1 के बीच में, और वो है सी। केवल एक ही आंसर ऐसा है जो -1 और +1 के बीच में है, बाकी कोई भी आंसर -1 से +1 के बीच में नहीं आ रहा। और ये एक्चुअल ऑप्शन से जब ये प्रॉब्लम आए तो स्टूडेंट सोल्व करने लगा, कर लो, आएगा तो यही, और बिना सोल्व करके भी लगा दोगे तो भी आएगा ये, क्योंकि आपको आर की कंडीशन पता होनी चाहिए। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा मिल जाए और आर पूछा जाए इनफाइनाइट जीपी में, तो इनफाइनाइट जीपी में आर का वैल्यू आपका -1 और +1 के बीच में आएगा, या तो ऐसा लिखा हुआ होगा या ये, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। डायरेक्ट कंडीशन भी पूछ सकता है वो आपसे, डायरेक्ट एक प्रॉब्लम इन द इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी द कंडीशन ऑफ आर वुड बी, इन दोनों में से कोई भी एक आंसर दे सकता है, मतलब इस तरह का प्रॉब्लम भी आ सकता है। मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? सबको याद रहेगा आर का वैल्यू -1 से +1 के बीच में, या मॉडुलस आर लेस देन 1 के बीच में। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी A/1 - R, ये कितना है 15। अब ये मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, तो A का वैल्यू आ गया 15 × 1 - R। ये मैं सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे इस वाले क्वेश्चन में तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अब ये बोल रहा है कि स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है आपकी जीपी ये हो गई A² R² एंड सो। तो फर्स्ट टर्म है A², कॉमन रेशियो R², तो देखो इसका इनफाइनाइट टर्म का सम A² 1 - R² इक्वल टू कितना गिवन है 45। ये आपका आ गया A² 1 - R² इक्वल टू 45। तो यहां से A² इक्वल टू 45 1 - R², A की वैल्यू रख दो 15 1 - R का होल स्क्वायर इक्वल टू 45 1 - R²। अब इसको सोल्व करोगे तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। देखो मैं इधर करके बता रहा हूँ, 15 का स्क्वायर 225 1 - R का होल स्क्वायर 45 1 - R का 1 - R² होता है 1 - R 1 + R, ये कैंसिल, ये 5 टाइम कैंसिल, तो 5 - 5R इक्वल टू 1 + R, तो 6R इक्वल टू 4, सो R इक्वल टू 4/6 2/3। ये ऐसे सोल्व होगा, इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले इसको देख लो आप सभी मैंने क्या किया। किसी को कॉपी करना है तो कर सकता है, नहीं तो मैं इसका रिकॉर्डिंग दे दूंगा। बड़ा छोटा फोन लगा है, 1 मिनट आप देखो बताओ।
हाँ बेटा सॉरी, क्या बातें चल रही थी भाई, मैं दोबारा वापस से समझा रहा हूँ उसको, देखना दोबारा। द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीटी 15 ये आ गया 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस। नाउ स्क्वायर, सभी टर्म का स्क्वायर, तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया ए स्क्वायर, कॉमन रेशियो आ गया आर स्क्वायर, इसका सम है 45। 45 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 माइनस आर 1 प्लस आर, और ए की वैल्यू रख दो यहां से 15 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। फिफ्टीन का स्क्वायर 225 हो गया, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, 45 1 माइनस आर 1 प्लस आर, 45 से ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, 1 माइनस आर से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 6r इक्वल टू 4, तो r का वैल्यू आ गया 4/6 मतलब 2/3। सो द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 2/3, ये r का वैल्यू है। क्लियर? चलिए अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। A certain ball when dropped to the ground rebounds to 4/5 of the height from which it falls. If it is dropped from a height of 100 meters, find the total distance covered before coming to rest. अब बेटा इसको ध्यान से समझना भाई उसने बोला 100 मीटर की हाइट से उसने बॉल को गिराया, देखना ध्यान से समझना। सपोज ये 100 मीटर की हाइट, यहां से बॉल को गिराया, तो पहली बार ये बॉल पूरा डिस्टेंस कवर करेगी 100, समझते जाना। अब उसने बोला जैसे ही यहां पर ग्राउंड पे गिरेगी तो ये 100 का कितना टाइम से आएगा 4/5, तो बेटा 100 का 4/5 आएगा, और जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे जाएगा, तो ये डबल हो गया 2 × 100 × 4/5। आया कि नहीं आया? 100 × 4/5 ऊपर जाएगा और 100 × 4/5 नीचे आएगा। ये दो स्टेप समझ में आई भाई? पहले 100 से गिराया तो 100 डिस्टेंस कवर किया उसमें नीचे आने में, फिर 100 × 4/5 ऊपर आएगा बॉल और उतना ही नीचे जाएगा, और इस तरह चलता जाएगा जब तक कि वो इनफाइनाइट पे नहीं हो जाता, जैसा अगला वाला आएगा, ये 100 × 4/5 तो है ही है, जैसे 100 × 4/5 हो गया आपका 80, अब 80 का 4/5 तो 2 × 80 × 4/5, इस तरह चलता जाए। अगला वाला क्या आएगा भाई? 100 का 4/5 80 हो गया, तो 80 नीचे आएगा और 80 ऊपर जाएगा वापस, और यहां से ये जीपी बनेगी बेटा, यहां से एक जीपी बनेगी, ये 100 नहीं आएगा, तो ये हो गया 80 160, और ये हो गया 16 96,
एंड सो ऑन, यहां से एक जीपी बन रही, और वो भी कौन सी जीपी बनेगी, इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। तो 160 इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4/5 निकालना भाई, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी आ गया आपका 1/5 इंटू 5, 1/5 160 800 900 मीटर टोटल कवर करेगा। ये टोटल 900 मीटर कवर करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बिफोर कमिंग टू रेस्ट ये 900 मीटर कवर करेगा। सर 100 को क्यों नहीं लेते? 100 बेटा इसके साथ जीपी में नहीं है। जीपी में इसका रेशियो लोगे तो 8/5 आ रहा है। जीपी आपकी 160 से आगे चालू होगी, क्योंकि ये डबल नहीं है ना। यदि ये डबल होता तो आपका जीपी में आ जाता। ये सिर्फ पहली बार में तो 100 ही कवर करेगा ना, उसके बाद जीपी बनना स्टार्ट हो, इसलिए। तो ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी कंप्लीट हो गया बेटा। अब कल से अपन इसमें लास्ट टॉपिक रहे कल हमारा जीपी का। जीपी का कल लास्ट टॉपिक है, मतलब 2 क्लास और है कल और परसों की, और ये आपका सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे सेट्स पढ़ाना पड़ेगा। पहले सेट्स पढ़ाऊंगा फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको, ये आपको कल से स्टार्ट करेंगे और पढ़ो 2 दिन क्लास के बाद। तो कल हमारा जीपी का लास्ट टॉपिक हो सकता है कल भी कंप्लीट हो जाए, देखते हैं, नहीं तो परसों से तो आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो ही गया। चलिए अब कल मिलते हैं। कल आपका इवनिंग में टेस्ट है, सबको पता है। कल हमारा इवनिंग में टेस्ट है, टाइमिंग 6:30 बजे रख ले। पिछली बार तो भूल गया था मैं, एक्चुअल में वीडियो बनाने लग गया और मेरे को याद ही नहीं रहा, ठीक है। 96 कैसे आया? अच्छा 96 कैसे आया, 1 मिनट के लिए बेटा वापस समझना बेटा। आपने 100 मीटर से बॉल को गिराया, तो पहली बार ये बॉल यहां से यहां तक कवर करेगी 100। अब 100 का उसने बोला 4/5 ऊपर आएगी, तो 100 का 4/5 हुआ आपका, 100 का 4/5 हो गया 80। तो 80 ऊपर जाएगा और 80 नीचे आएगा 160। इसमें कोई दिक्कत? फिर 80 का 4/5, अगली बार 80 का 4/5, 80 का 4/5 हो गया आपका 516। चलो सॉरी 96 नहीं, अभी रुको। 80 का 4/5 कितना हो गया? गलत कर दिया था मेरे हिसाब से मैंने, हैं? 80 का 4/5 64, तो 128। हो सकता गलत कर दिया हो बेटा, मुझे पता नहीं, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो। नहीं आ रहा, सही आ रहा, ठीक है। 100 160 अपॉन 1 माइनस 4/5, 160 128 एंड ये आएगा, वो 96 जो भी है 128 आएगा, ठीक है। आप ठीक है, चलिए कल करते हैं बेटा इसका लिस्ट।